हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। लॉकडाउन का पालन करो, सब लोग अपने घर में अच्छे से रहो। आज मैं स्टार्ट करूंगा आपका साइंस 2 का पहला चैप्टर, जो चैप्टर का नाम है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। जैसे कि आप सबको ये पता होगा हेरिडिटी और इवोल्यूशन का मीनिंग। हेरिडिटी का मीनिंग ये है कि हमारे पेरेंट्स से जो हमको कैरेक्टर्स मिलते हैं उसके बारे में पूरा डिस्क्राइब करके बताऊंगा मैं आपको। और इवोल्यूशन का मतलब जो भी चेंजेस, ग्रेजुअल चेंजेस आता है, उसके बारे में हम लोग ये पूरे चैप्टर के बारे में जानेंगे। आइए हम लोग देखें इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। पहला टॉपिक है हेरिडिटी एंड हेरिडिटी चेंजेस। सेकेंड टॉपिक है ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन एंड ट्रांसलोकेशन। थर्ड टॉपिक है इवोल्यूशन। फोर्थ टॉपिक एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन। फिफ्थ टॉपिक इज़ डार्विन्स थियरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, जो आप एट्थ से पढ़ते हैं या सेवन्थ सिक्स से पढ़ते आ रहे हैं। उसके बाद में आता है लेमार्किज्म, फिर आता है स्पेशिएशन, देन ह्यूमन इवोल्यूशन। आइए हम देख लें। हमारा सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है वो आता है व्हाट इज़ मीन्ड बाय हेरिडिटी। तो बच्चों, मैं आपको बता दूं, आपको हेरिडिटी का जो डेफिनेशन है वो सबसे सिंपल और बेस्ट आपके टेक्स्ट बुक में जो दिया है वही आपको लर्न करना है। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ फिजिकल एंड मेंटल कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू द प्रोजेनी मीन्स ऑफस्प्रिंग और चाइल्ड इज़ नोन एज हेरिडिटी। मतलब जो कोई भी प्रोसेस में फिज़िकल और मेंटल कैरेक्टर पेरेंट्स से उनके बच्चों को मिलता है उसी को हम कहते हैं हेरिडिटी। जैसे कि अगर हम अपने फादर की तरह दिखते हैं, फादर की तरह बोलते हैं, मम्मा का कलर मिला है, ये सब जो भी है ड्यू टू हेरिडिटी हमको मिलता है। अब आता है एवोल्यूशन। व्हाट इज मीन्ड बाय इवोल्यूशन। अब इवोल्यूशन इज अ ग्रेजुअल चेंजेस अकरिंग इन लिविंग ऑर्गेनिज्म ओवर अ लॉन्ग ड्यूरेशन। मतलब ऐसा चेंजेस जो हमारी बॉडी में धीरे 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 करके मिले। जैसे कि हम सब जानते हैं कि पहले हमारे जो पूर्वज थे वो मंकीज़, एप्स थे। आज हम हमारी पोजीशन, हमारे बॉडी स्ट्रक्चर में काफ़ी चेंजेस आया है, बट ड्यू टू इवोल्यूशन ये पॉसिबल हुआ है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए डेफिनेशन का। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, आपको क्वेश्चन आता है व्हाट डू वी कॉल टू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ फिजिकल एंड मेंटल कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू द प्रोजेनी। आपके टेक्स्ट बुक में डू यू नो वाले क्वेश्चन में आपको है कि अगर आप किसी भी मतलब एक अपना फिजिकल और मेंटल कैरेक्टर अगर हम लोग देखें, जो मैंने आपको आंसर ऑलरेडी बता दिया है, फिर भी आप लोगों के लिए कि भाई अगर पेरेंट्स से उनके बच्चों के लिए जो भी ट्रांसफ़र होता है कैरेक्टर, उसका क्या कहते हैं, सिंपल वो उसी कैरेक्टर का नाम है हेरिडिटी। इसका एक और भी नाम है इनहेरिटेंस, जिसका मीनिंग होता है ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू द चाइल्ड। अब आता है सबसे बेस्ट क्वेश्चन, विच कंपोनेंट ऑफ द सेल्यूलर न्यूक्लियस इज लिविंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म कैरीज हेरिडिटी चेंजेस। सबसे सिंपल क्वेश्चन था कि ऐसा कौन सी चीज़ है जिस चीज़ की वजह से हम लोग ये मतलब पता करें कि भाई हमारे मतलब एक पेरेंट से उनके बच्चे में जो उनकी फिज़िकल और केमिकल या बॉडी के जो भी स्ट्रक्चर के कैरेक्टर के हैं वो चीज़ क्या है। तो चीज़ है क्रोमोसोम, जिसके बारे में हम नाइन्थ में अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं बच्चों। ये नाइन्थ का ही मैंने पिक आपको दिया है ताकि आपको इजीली रिमाइंड करा पाऊँ। सबसे पहले तो आता है क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर। और आप सबको बता दूं, जैसे कि आपको पता है कि हमारे बॉडी में नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम अलग अलग होते हैं। ह्यूमन में 46 मीन्स 23 पेयर होता है, उसमें से 22 ऑटोजोम्स और 2 जो है पेयर हमारे मतलब 1 पेयर जो है वो सेक्स क्रोमोसोम होता है, जिससे एक्स वाई या डबल एक्स वाले कैरेक्टर जो हमको मिलते हैं। अब उसके बारे में हम आगे जानेंगे। इन 1944 AD, trio of scientists Oswald, Avery, Maclean, McCarthy and Colin MacLeod proved that except viruses, all living organisms have DNA as a genetic material। मतलब 1944 में तीन जनों की तिगड़ी ने, मतलब तीन हमारे साइंटिस्ट जो थे, उन्होंने ये पता किया कि वायरसों को छोड़ के बाकी सभी में डीएनए जो है जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है। अब 1961 में क्या हुआ, फ्रेंच जेनेटिक्स फ्रांसिस जैकब सर एंड जैक मोनेट सर ने प्रपोज किया अ मॉडल फॉर प्रोसेस फॉर प्रोटीन सिंथेसाइज विद द हेल्प ऑफ डीएनए इन बैक्टीरियल सेल्स। इट हेल्प्स टू अनकवर द जेनेटिक कोड्स हिडन इन डीएनए। मतलब कुछ दिनों बाद, कुछ सालों बाद हमको ये भी पता चला कि डीएनए के अंदर हमारे बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो प्रोटीन सिंथेसाइज करती है। प्रोटीन सिंथेसाइज का मतलब होता है प्रोटीन को एब्जॉर्ब करना, बॉडी में यूज़ करना।
आप पता है व्हाट इज़ डीएनए, सिंपल क्वेश्चन है तो आप सबको बता दूँ डीएनए का फुल फॉर्म आप सब जानते भी होंगे, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। अब व्हाट डज डीएनए डू, सेकेंड क्वेश्चन सिंपल एंड सोबर आप लोगों के लिए। सबसे पहले हमारा जो डीएनए है वो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को स्टोर करके रखता है, प्रोवाइड्स अ कोड टू मेक अ प्रोटीन, प्रोटीन को बनाने के लिए कोड्स इसके पास होते हैं जो आप अभी देखेंगे इसके आगे। व्हाट इज़ डीएनए फाउंड, वेयर इज़ डीएनए फाउंड, डीएनए कहाँ मिलता है हम सबको पता है, न्यूक्लियस के अंदर मिलता है बच्चों। आरएनए, आरएनए इज आरएनए का ही फुल फॉर्म सिंपल आरएनए न्यूक्लिक एसिड हैविंग सिंगल स्टेप। फ़र्क क्या है दोनों में, हमारा जो डीएनए होता है डबल बॉन्ड ट्रैक में होता है और आरएनए सिंगल ट्रैक में होता है। अब इसका फुल फॉर्म आप सबको पता है, राइबो न्यूक्लिक एसिड है। ईच राइबो न्यूक्लिक एसिड इज मेड अप ऑफ राइबो शुगर फॉस्फोट मॉलिक्यूल्स एंड नाइट्रोजनस बेसिस जो होते हैं अलग अलग 4 टाइप्स के, जिसका नाम है आप सबको 9th में आप लोगों ने देखा हुआ भी है, एडेनाइन, गुआनाइन, साइटोसाइन एंड यूरासिल। अब आप बच्चों क्वेश्चन भी आ सकता है कि व्हाट इज एडेनाइन, तो आपको लिखना है इट इज़ अ नाइट्रोजनस बेस ऑफ आरएनए, या डीएनए भी लिख सकते हो। आरएनए इज़ फाउंड बोथ इन न्यूक्लियस एज वेल एज इन साइटोप्लाज्म। अब ये आरएनए जो है कहाँ कहाँ मिलता है, उसका पोजीशन तो न्यूक्लियस में भी मिलेगा आपको, साइटोप्लाज्म में भी मिलेगा। अब आता है आपको क्वेश्चन था आपके टेक्स्ट बुक में एक क्वेश्चन है कि राइट द नेम्स ऑफ सम जेनेटिक डिसऑर्डर्स। तो आपको बच्चों बता दूं कि जेनेटिक डिसऑर्डर होता क्या है, आप लोगों ने 9th में पढ़ा है, 9th की टेक्स्ट बुक का ही मैंने आपको पिक दिया है ताकि आपको एज इट इज़ याद आ जाए। सपोज हमारी बॉडी में डिजीज़ और डिसऑर्डर अकॉर्डिंग ड्यू टू एबनॉर्मलिटीज़ इन क्रोमोसोम्स एंड म्यूटेशन इन जीन्स आर कॉल्ड जेनेटिक डिसऑर्डर। बच्चों अगर हमारे जीन्स में या हमारे क्रोमोसोम में कुछ भी लैकिंग हो गया है ड्यू टू अनलकीनेस, और कुछ नहीं बस अनलकीनेस की वजह से, या कुछ पेरेंट की कुछ मतलब डिजीज़ जो है वो कैरी फॉरवर्ड होने की वजह से जो भी इशू आता है उसी को हम लोग जेनेटिक डिसऑर्डर बोलते हैं। इसके बहुत सारे एग्जांपल आपने 9th में देखे हैं बच्चों, जैसे ही क्लैफ्ट लिप मतलब होठों का कटा होना, बच्चे पैदा होते हैं तो वैसा मतलब देखा गया है कि उनके फोर्ट या माउथ के बहुत सारे मतलब अंदर तक के पार्ट कटे होते हैं। इसके बहुत सारे मिथ्स भी हैं, सुपरस्टिशंस भी हैं कि सूर्य ग्रहण की वजह से, चंद्र ग्रहण की वजह से हो जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं बच्चों, ये एक जेनेटिकल डिसऑर्डर में आता है। उसके बाद में आता है एल्बिनिज़म। एल्बिनिज़म के बारे में भी आप लोग पढ़ चुके हो, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर लाइक सिकल सेल एनीमिया भी आप पढ़ चुके हो। हीमोफीलिया क्या होता है आप बच्चों, मैं आपको चारों चीज़ें दिखा के एक्सप्लेन करता हूँ, आप लोग तो अपना क्लिप क्लैप के बारे में तो आप समझ ही चुके हैं। अब आता है एल्बिनिज़म। एल्बिनिज़म एक ऐसी बीमारी है, एक ऐसी डिजीज़ है जिसकी वजह से हमारे बॉडी में जो आयरन की जो प्रोसेसिंग है, मतलब हमारे बॉडी में जो ऑक्सीजन जो है, हमारा ब्लड जो है, अगर किसी पेशेंट को हो जाए तो उसका ब्लड जो है ऑक्सीजनेटेड, ऑक्सीजन को कम सिंथेसाइज कर पाता है, जिसकी वजह से हमको एल्बिनिज़म जैसी बीमारी हो जाती है। उसके बाद में आपने देखा होगा सिकल सेल एनीमिया, ये तीनों जो बीमारी है, सिकल सेल एनीमिया, हीमोफीलिया, ये सब ब्लड से के रिगार्डिंग बीमारी हमको होती है। अब ये जो सिकल सेल एनीमिया है उसमें आप सबको पता होगा कि इसमें भी जो ब्लड के जो सेल्स होते हैं वो वीक हो जाते हैं, एज़ कम्पेयर टू रेगुलर सेल इसके सेल वीक रहते हैं, जिसकी वजह से बॉडी में बहुत सारे मतलब कमी आ जाती है और लाइफ स्पैन कम हो जाता है बच्चों का। और हीमोफीलिया एक ऐसी बीमारी जिसमें ब्लड का जो क्लॉटिंग है वो जल्दी से नहीं हो पाता, जैसे कि हमको कभी कुछ कट हो गया, कुछ लग गया तो उसको ठीक मतलब तुरंत ब्लड रुकना जो है बंद नहीं होता, कंटिन्यू ब्लड का फ्लो चालू होता है। तो ये सब बीमारियां हमारे बहुत सारी मतलब जो है मतलब हमारे क्रोमोसोम के या जेनेटिकल डिसऑर्डर की वजह से होती है। अब उसके बाद में बच्चों बता दूं टाइप्स ऑफ आरएनए। अब आप सिंपल है कि आरएनए के सिर्फ 3 टाइप से, सबसे पहला टाइप है मैसेंजर आरएनए, दूसरा टाइप है ट्रांसफ़र आरएनए, तीसरा टाइप है राइबोसोमल आरएनए। अभी तीनों के आप लोग प्रोसेस भी देख सकते हो कि कौन क्या करता है। मैसेंजर आरएनए जो है वो कोई भी मैसेज वो कैरी करता है डीएनए से लेके राइबोसोम तक। अब जो ट्रांसफ़र आरएनए सिंपल है, ट्रांसफ़र है तो ट्रांसफ़र का कुछ ना कुछ काम करेगा, तो ये ट्रांसफ़र करता है अमाइनो एसिड टू द राइबोसोम्स। अब राइबोसोमल आरएनए क्या करता है, ये मेक्स अ राइबोसोमल प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल, मतलब हमारे सेल का पावर हाउस, जैसा हम लोगों ने मिटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ा था वैसे ही बच्चों ये उसका स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर के बारे में आप देख लीजिए। आरएनए सिंगल स्ट्रिप में गुआनिन, एडेनिन, साइटोसिन, यूरासिल के बारे में भी देख लीजिए। ये आपके 9th के टेक्स्ट बुक में जो पिक था सेम ऐसे ही पिक मैंने आपको दिखाया है बच्चों, ये स्ट्रक्चर है उसका। तो
तो इस पे आप लोग ध्यान से देखिएगा, इस चैप्टर को अच्छे से पढ़िएगा ताकि आप लोग को इसमें कम से कम डाउट हो, और बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग चैप्टर है बच्चों। अब आता है, डू यू नो दैट heredity is the transfer of the biological character from the one generation to the another via genes? जॉन चर्जर मेंडल सर इज़ द फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स। आप लोगों ने लास्ट ईयर देखा था क्रॉस, सर ने मोनो क्रॉस और डाई हाइब्रिड क्रॉस में, मोनो हाइब्रिड क्रॉस में आप लोग को बहुत बड़ा एग्जांपल पी प्लांट का दिया हुआ था। सर ने 1886 एडी में, इट टुक्स अ लॉन्ग टाइम टू अंडरस्टैंड टू कंक्लूजन ऑफ दिस रिसर्च अबाउट हेरिडिटी। सर ने हेरिडिटी के बारे में बहुत बड़ा योगदान किया। हज़ारों पी प्लांट्स को सर ने क्रॉस करके देखा, उसके बारे में स्टडी किया। उसके बाद में 1901 एडी द रीज़न बिहाइंड द सडन चेंजेस वर अंडरस्टूड ड्यू टू द म्यूटेशन थियरी ऑफ यूजो दिवेरिस। अब उसकी के बारे में म्यूटेशन को अगला स्टेप जो था वो हमारे यूजो दिवेरिस सर ने और स्टडी करके आगे बढ़ाया। इन 1902 वॉल्टर एंड सोथोन सर ने डिस्कवर्ड कि अ पेयर ऑफ क्रोमोसोम इन सेल ऑफ ग्रासहॉपर अंटिल इट वाज नॉट नोन टू एनीवन। 1902 में ये हमारे वेल्टर सोथोन सर ने बताया कि हमारे ग्रासहॉपर के अंदर का जो क्रोमोसोम है उसके बारे में पता चला। Research started in the direction of finding nature of the genetic material when it was proved that genes are carried via chromosomes। रिसर्चों ने ये साबित कर दिया कि जो भी हमारा जीन्स कैरी फॉरवर्ड होता है वो सब किसके थ्रू होता है, क्रोमोसोम के ही थ्रू होता है। उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट्स, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन एंड ट्रांसलोकेशन। अभी तीनों पार्ट के बारे में बच्चों देखो। सबसे पहले आता है हमारा टेक्स्ट बुक, 10th की टेक्स्ट बुक का ही पिक है, आप ध्यान से देखिएगा बच्चों। आप लोगों को ये डीएनए का चेन दिख रहा है, उसमें से अगर आप एक से एक चेन लोगे तो वो आरएनए कहलाएगा। तो आरएनए के अंदर देखेंगे आप लोग AT, UA, GC, CG, ये सब बच्चों उसके नाइट्रोजन बेसिस का जो स्ट्रिप है उसके अंदर से देखिए क्या होता है। द mRNA फॉर्म्ड इन द न्यूक्लियस कम्स इन साइटोप्लाज्म। आप सबको पता होगा हमारे सेल के न्यूक्लियस में या सेल के अंदर साइटोप्लाज्म सब्सटेंस है जो है लिक्विड भरा होता है। ये हमारा आरएनए जो mRNA उसमें होता है, इट ब्रिंग्स इन द कोडेड मैसेज ऑफ डीएनए। द मैसेज कंटेन्स द कोड ऑफ अमाइनो एसिड। द कोड फॉर ईच अमाइनो एसिड कंसिस्ट ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड्स, इट इज़ कॉल्ड अ ट्रिपलेट कोडन। अब यहाँ पे जो 3 अमाइनो एसिड के कोड मिले हुए हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रिपलेट कोडन बोलते हैं। और ये सेट होते हैं जो फिक्स होता है कि भाई ए के साथ में टी कब जाएगा, यू के साथ में ए कब जाएगा, जी के साथ में सी कब जाएगा। तो डॉक्टर हरगोविंद खुराना, अ साइंटिस्ट ऑफ इंडियन ओरिजिन, हैज़ मेड एन इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन इन डिस्कवरी ऑफ ट्रिपलेट कोडन फॉर 20 अमाइनो एसिड। इन्होंने 20 अमाइनो के एसिड के सेट में की स्टडी को प्रूफ किया। फॉर दिस वर्क ही हैज़ बीन अवॉर्डेड विद द नोबेल प्राइज इन 1968 अलॉन्ग विद 2 अदर साइंटिस्ट। इनके साथ में और भी 2 साइंटिस्ट थे जिनके साथ में इन्होंने ये बहुत बड़ा कारनामा करके बताया कि 20 सेट में को इन्होंने प्रूफ करके दिखाया कि 3 ट्रिपलेट कोडन 3 अलग अलग जो अमाइनो एसिड के जो बेसिस थे उसके सेट बनते हैं। अब आता है ट्रांसलेशन एंड ट्रांसलोकेशन। अब ये क्या होता है, ईच RNA इज़ मेड अप ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ट्रिपलेट कोडन्स एज पर द मैसेज ऑन mRNA। amino acids are supplied by the tRNA. For this purpose, tRNA has anticodon having complete complementary sequence to the codon on mRNA। अब आप देखोगे जो mRNA होता है इसके अलग अलग जो कोड्स हैं वो कोड्स को सेट करना, आगे बढ़ाना, ये सब जो काम होता है ट्रांसलेशन और ट्रांसलोकेशन में, उसको कहाँ तक पहुँचाना है, कौन सा क्रोमोसोम किस यूज़ में आएगा, ये सब जो सेट होना, ये सब जो प्रोसेस है इन दोनों के अंडर में आता है। दिस इज़ कॉल्ड द ट्रांसलोकेशन। सच मैनी चेन्स कम टुगेदर टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स प्रोटीन। कभी कभी प्रोटीन को बनाना बहुत सारी चीज़ों का काम है, वो सब ये दोनों संभालते हैं बच्चों। अब आता है म्यूटेशन। म्यूटेशन क्या होता है आप सबको पता होगा। म्यूटेंट के बारे में सुना ही होगा आप लोगों ने। लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल लाइक देमसेल्व्स ड्यू टू जीन्स only, and some of those genes are transmitted to the next generation without any changes. Due to this, some of the character of parents are transmitted to their offspring. However, sometimes sudden changes occurs in those genes. Sometimes any nucleotide of a gene can changes its position that causes a minor changes, which is nothing बट द म्यूटेशंस। कभी कभी क्या होता है बच्चों, हम सबको पता है कि हम सब अपने मम्मी पापा की
तरह दिखते हैं, उनके जीन्स से हम हमारा जीन्स बना है। कभी कभी क्या होता है, कुछ अलग चेंजेस मतलब कुछ बदलाव जीन्स में अपने आप हो जाता है, उसी को हम बोलते हैं म्यूटेशन। एक आप लोगों ने म्यूटेंट के बारे में मूवीज़ भी देखी होगी एक्समैन की, जिसमें एक अलग शक्ति मतलब कुछ एक माँ बाप में वो गुण नहीं था, बट बच्चों में अलग से वो गुण स्पेशल कैरेक्टर आ गया है, उसी को हम लोग म्यूटेशन बोलते हैं। अब आता है सबसे इम्पोर्टेंट, ये आपको पहले क्वेश्चन बता दूं, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ अपेंडिक्स ऑफ आर डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ये जो अपेंडिक्स, आप लोगों को अभी पिक्चर भी दिखाऊंगा कि अपेंडिक्स क्या होता है, कहाँ पे होता है। सबसे पहले मैं आपको पहले बता दूं कि अपेंडिक्स होता कहाँ है एग्जैक्टली। आप सब देख लीजिए, ये बच्चों आपको ये दिख रहा है जो फोटो, ये अपेंडिक्स है। अभी अपेंडिक्स कहाँ पे होता है, हमारे स्टमक में लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन जहाँ पे जुड़ता है वहाँ पे छोटा सा मतलब छोटा सा पाइप की तरह होता है, वो अपेंडिक्स कहलाया जाता है। अब उस अपेंडिक्स के बारे में पूछा कि व्हाट इज़ द फंक्शन। इसका फंक्शन जो है बच्चों अननोन है, मतलब हमारे बॉडी में ये वेस्टिजिनियल ऑर्गन में आता है। इसका मतलब होता है जो ऑर्गन किसी भी काम का नहीं बट हमारे बॉडी में है, उससे फ़ायदा भी नहीं नुकसान भी नहीं। आर आवर विजडम टीथ रियली यूज़फुल फॉर चीविंग द फूड। क्या हमारे विजडम टीथ जो है सच में फूड को चबाने के लिए यूज़फुल आते हैं? ऐसा ज़रूरी नहीं बच्चों, समटाइम्स बहुत सारे लोगों का विजडम टीथ नहीं होता है, फिर भी वो अच्छी तरह से फूड को चीव कर पाते हैं। वाई डिड द ह्यूज एनिमल लाइक डायनासोर बिकम एक्सटिंक्ट। तो इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है ड्यू टू इवोल्यूशन। जैसे जैसे समय बदलते गया, चीज़ों में बदलाव आया, खाने पीने की कमी हुई, सब धीरे धीरे फिर सब एक्सटिंक्ट मतलब गायब हो गए। वाई आर द मेनी स्पीशीज ऑफ एनिमल्स इन बर्ड्स गेटिंग एक्सटिंक्ट। इसका भी वही आंसर है, ड्यू टू एवोल्यूशन। समय बदला, अब वो अपना एटमॉस्फेयर चेंज हुआ, धीरे धीरे सब चीज़ों में बदलाव होने के कारण सब चीज़ें कुछ चीज़ें जो है लुप्त हो गई मतलब एक्सटेंड हो गई। अब आता है इवोल्यूशन। इवोल्यूशन इज़ द ग्रेजुअल चेंज अकरिंग इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म ओवर अ लॉन्ग ड्यूरेशन। कुछ चीज़ें आप देखोगे कि हमारे जो अर्थ के बारे में आप लोगों को सुना होगा, पहले हमारा जो अर्थ था वो एक जलता हुआ एक गोला माना जाता था, मीन्स इट वाज अ बर्निंग प्लानट। बट सडन चेंजेस हुआ कि ठंडा हुआ, उस पर लिविंग थिंग्स आया, जिसको 3.5 बिलियन ईयर्स अगो लाइफ हैड बीन नॉन एक्सटिंक्ट ऑन द अर्थ। आप सबको पता है कि 3.5 बिलियन ईयर्स अगो हमारे अर्थ के ऊपर भी लाइफ नहीं था, बट धीरे धीरे सब चेंजेस की वजह से यहाँ पे सब कुछ पॉसिबल हो गया। आप देखोगे जैसे जैसे पॉसिबल हुआ, धीरे धीरे हमारे अर्थ पे सबसे पहला जो स्टार्ट हुआ, वो जो लिविंग थिंग का जो स्टार्टिंग प्रोसेस हुआ वो हुआ ओशन में से। सबसे पहले पानियों में से जीव ने अपना जन्म लेना स्टार्ट किया। धीरे धीरे सिंगल सेल वाले एनिमल्स ने जन्म लिया। उसके बाद में धीरे धीरे डबल सेल, ट्रिपल सेल, ऐसा करते 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 मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक अ डायनासोर एंड वेल भी आ गए। अब थियरी ऑफ एवोल्यूशन वही कि धीरे धीरे हमारे 300 करोड़ साल पहले अगर आप देखोगे तो मतलब एक मतलब स्टोरी है आपके बुक में कि आपको तक देखेंगे जो बदलाव हमारे अर्थ में हुआ, वो बदलाव धीरे 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 कैसे हमारे लिए अच्छा भी साबित हुआ। आप देखोगे यहाँ पे दो हमारे अमीबा और पैरामीशियम का फ़ोटो दिखाया है, जिसमें जो दोनों भी सिंगुलर सेल से बनते हैं, वो बट उनके सेल के अंदर लगभग वो सब चीज़ें जो अब आज हम लोग एनिमल सेल में देखते हैं, बहुत सारी चीज़ें उनके जो सेल के ऑर्गेनल्स आपको प्रॉपरली दिखेंगे इसमें। अब आता है एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन, मतलब हमने हमारा जो इवोल्यूशन हुआ, हम सब मानते तो हैं कि भाई कुछ ना कुछ बदलाव आया समय के साथ, बट उसका प्रूफ क्या है? साइंस प्रूफ की बात करता है, तो उसके लिए प्रूफ के लिए सबसे पहला आता है मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस। अब मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस क्या होता है मैं आपको बता दूं बच्चों, बहुत सारी चीज़ें होती है अलग 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 अलग, बट अंदर से अगर देखा जाए तो उसके अंदर कुछ सिमिलरिटी होती है, उसी को हम लोग बोलते हैं मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस। यहाँ पे आप लोग देख रहे हो एक पपी है, एक शिप है और एक फॉक्स है। अब तीनों में आप देखोगे क्या कॉमन है, क्या सिमिलरिटी दिख रही है। तो अगर आप देखेंगे तो उसकी बॉडी के स्ट्रक्चर में नहीं, बट इसका जो अपना हेड का स्ट्रक्चर है, मतलब माउथ का स्ट्रक्चर है, नोस्ट्रिल जो है, नाक का स्ट्रक्चर जो है, थूथने वाले जो स्ट्रक्चर है, वो सब सेम है। आप देखोगे आंखें, नाक और मुंह, आंखें, नाक और मुंह सेम है। बहुत सारी मतलब सिमिलरिटी आप देखोगे तो ध्यान से आपको दिखेंगी। आप अगर देखोगे चीकू, मैंगो और स्वीट लाइम में भी अगर देखोगे तो सबका स्ट्रक्चर सब मतलब एक पेड़ पे से लटक के फ्रूट जो है बनते हैं राउंडिश शेप है, अंदर उसके सीड्स होते हैं। बहुत सारी चीज़ों की सिमिलरिटी आपको देखेंगे, वो सब आती है हमारे मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस में। अब आता है उसके बाद में सबसे इम्पॉर्टेंट एनाटॉमिकल एविडेंसेस। अब ये बच्चों क्या है मैं आपको बताऊँ।
सपोज हम लोगों ने एक्सरे करवाया, एक्सरे में हमको क्या दिखता है, हमारे बॉडी के अंदर जो भी बोन्स का, हमारे बॉडी में जो बोन्स है उसकी पिक हमको दिखती है। तो हम देखेंगे एक सिंपल ह्यूमन हैंड का एक एक्सरे किया, हमने देखा कि उसमें एक हमारे आर्म्स का एक बोन दिख रहा है, उसके बाद में फोर आर्म्स के दो बोन जो हैं होते हैं, एक पतली बोन एक जो थिक बोन है, उसके बाद में हमारे फिंगर के जो भी अलग अलग बोन्स हैं जॉइंट्स हैं। सेम उसी तरह कैट फोर लेग मतलब कैट का आगे का जो लेग है उसका जेरोक्स मतलब उसका एक्सरे किया, सॉरी जेरोक्स। उसके बाद में पेंगुइन ऑफ बैट, सॉरी पेटैगुइम ऑफ बैट, बैट जो है उसका जो पंख है उड़ने वाला उसमें भी उसको भी दिखाया। और फ्लिपर ऑफ वेल, वेल मछली का जो फ्लिप जिससे वो लोग स्विम करते हैं उसको दिखाया। तो बच्चों अगर आप देखोगे सबके ऊपर एक स्ट्रॉन्गेस्ट बोन जो हमारे आर्म्स का होता है वो है। उसके बाद में नी का जॉइंट है। उसके बाद में सेकंड फोर आर्म्स का सब में देखोगे आप हड्डी दिखेगा आपको बोन। उसके बाद में जिस तरह हमारे फिंगर के अलग अलग बोन से छोटे छोटे से सबके लास्ट पॉइंट में देखोगे आप फिंगर के बोन। मतलब यहाँ पे इफ़ यू केयरफुली ऑब्जर्व द पिक्चर्स देयर doesn't seem any superficial similarity between human hand, cat's foreleg, flipper of whale, and pataguin of bat. Similarly, use of each of these structure is different in respective animals. However, there is similarity in the structure of bone. भले सब लोग का काम अलग अलग है, बट सबका अंदर का जो बोन का स्ट्रक्चर है वो सेम है। दिस सिमिलरिटी इंडिकेट्स दोज एनिमल्स में हैव कॉमन एंसेस्टर। मतलब इससे हमें पता मतलब ऐसा लगा सकते हैं, सोच सकते हैं कि शायद हमारे जो पूर्वज होंगे शायद एक होंगे, एक ही पूर्वज से अलग 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 धीरे धीरे सब चेंजेस आता गया। अब आता है वेस्टिजिनल ऑर्गन जो आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, बट ऐसे ऑर्गन उसका डेफिनेशन भी है बच्चों, डिजेनरेटेड और अंडर डेवलप्ड यूजलेस ऑर्गन्स ऑफ ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड एज वेस्टिजियल ऑर्गन। मतलब जो ऑर्गन कुछ यूज़ किए नहीं है बट हमारे बॉडी में उसी ऑर्गन को हम बोलते हैं वेस्टिजियल ऑर्गन। अब देखोगे यहाँ पे 4-5 एग्जांपल हैं। सबसे पहला एग्जांपल तो अपेंडिक्स का आपको बता चुका हूँ। ईयर मसल आप देखोगे, आप सबको पता है लास्ट ईयर आपने 9th में पढ़ा था साउंड चैप्टर में कि ईयर पिना का यूज़ क्या है, टू कलेक्ट द वाइब्रेशन ऑफ सराउंडिंग। मतलब जो भी साउंड आपकी सराउंडिंग में उसको कलेक्ट करना, बट उसके अंदर और भी बहुत सारी मसल्स है, उसका यूज़ क्या है, कुछ यूज़ नहीं। उसके बाद आप देखेंगे विजडम टीथ के बारे में मैंने आपको बताया कि अगर हमारे 32 दांत ना हो तो क्या हम खाना नहीं खा सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। उसके बाद में आपको सबसे इम्पोर्टेंट टेल बोन कोकिक्स जिसका नाम है, आपको सबको पता है कि हम पहले एक मंकी थे, धीरे धीरे मंकियों की जो पूँछ है, वो जो लास्ट पूँछ का जो पॉइंट है वो हमारे बॉडी में आज भी है, उसको कोकिक्स या टेल बोन कहा जाता है। वो हमारी बॉडी में कुछ यूज़ का नहीं है। एनिमल की बॉडी में यूज़फुल होता है टेल, उनके बॉडी के टेक्सचर या जंप या कुछ जजमेंट के लिए बहुत यूज़फुल है, बट हमारी बॉडी में यूज़ का नहीं है, वो हमारे लिए वेस्टिजियल ऑर्गन्स है बच्चों। अब आता है सबसे इम्पोर्टेंट, आप लोगों ने देखा होगा म्यूज़ियम में या कहीं कि ये बहुत हज़ारों साल पुराने चीज़ है, तो ये कैसे पता चलता है उसके बारे में जो होता है उसको बोलते हैं प्लानिटोरियम या पैनोलॉजिकल एविडेंसेस। अब इसमें क्या होता है कि अ क्वेश्चन में अराइज इन योर माइंड दैट विच ऑर्गेनिज्म एक्सटिंक्ट मिलियन ऑफ ईयर। आप लोगों को सबको पता है कि कौन सा ऐसा एनिमल है जो सालों पहले एक्सटिंक्ट हो गया, तो वो डायनासोर ही है बच्चों। हाउ कैन वी टेल दिस? नाउ दिस सीक्रेट हैज़ बीन हिडन इन द अर्थ। अब ये सब जो सीक्रेट कैसे पता चला हमको, अर्थ के अंदर से धीरे धीरे कुछ ना कुछ प्रूफ्स, कुछ ना कुछ एविडेंसेस निकलता गया। उन एविडेंसेस के आधार पे हमने बताया कि ये शायद एक सबसे बड़ी प्रजाति जैसे कि डायनासोर या जो भी लुप्त हो गई उन सब प्रजातियों के बारे में हमने देखा होगा। दीज आर कॉल्ड एज फॉसिल्स। स्टडी ऑफ फॉसिल्स इज़ एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ स्टडी ऑफ इवोल्यूशन। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक उसी में कि आप देखोगे बच्चों कि हमारा जो टाइम था, टाइम का जो एरा था, उस टाइम के एरा में मैंने आपको सबसे पहले बताया कि हमारे ओशियन में से जन्म स्टार्ट हुआ। उसके बाद में धीरे 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 मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बने। अब उसका देखोगे आप टाइम लेफ्ट में देखोगे इन्वर्टिब्रेट्स, मतलब जो हमारे पानी वाटर के अंदर जो भी होने वाले जो एनिमल्स हैं वहाँ से लेकर रेप्टाइल्स, एमीबा, फिशीज़ मतलब जो फिशेज़ हैं वो बने। इस एरा को बोलते हैं पैलोजोइक एरा, मतलब जो पानी के जीव स्टार्ट हो उस एरा को बोलते हैं पैलोजोइक एरा। सेकंड आता है मेसोजोइक एरा जिसमें डायनासोर और रेप्टाइल्स मतलब सांप वगैरह सब आए। तीसरा है सेनोजोइक एरा जिसमें बर्ड्स,
एक्सेट्रा मैमल्स जो भी आए। अब इंट्रोडक्शन टू द साइंटिस्ट, हमारे सबसे ग्रेट साइंटिस्ट थे जिनका नाम है विलियर्ड लिबी सर। अभी सर ने क्या उस वक्त में क्या सबसे हटके चीज़ बताई वो देखिए बच्चों। कार्बन डेटिंग मेथड इज़ बेस्ड अपॉन द रेडियोएक्टिव डीके ऑफ नेचुरली अकरिंग C14 एंड इट इज़ डेवलप्ड बाय द विलियर्ड लिबी। अब ये विलियर्ड लिबी सर ने क्या किया, 1960 में उन्होंने कार्बन के, आप सबको बच्चों पता है कि अपने हर एक एलिमेंट के उसके ही सेम एटॉमिक नंबर के और डिफरेंट मास नंबर के उनके अलग अलग, उन्हें हम कहते हैं बच्चों आइसोटोप्स। अब ये कार्बन का C14 आइसोटोप सर ने ये इन्वेंट किया या सर ने फाइंड किया। अब इसका यूज़ क्या होता था, जो भी मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस, मतलब जो भी जूनी पुरानी चीज़ें मिलती हैं उनको इन आइसोटोप्स के हेल्प से हम पता कर सकते हैं कि कौन सा चीज़ कितना जूना है। थैंक यू बच्चों। इसके आगे का जो है मैं आपको टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में लूँगा। आप सब लोग अपना ध्यान रखें, इसका रिवाइज़ करें और कुछ डाउट हो तो कमेंट सेशन में आप अपना क्वेश्चन डाल सकते हैं। थैंक यू सो मच।